ठीक है, सॉलिड में किसी को डाउट तो नहीं है अभी तक? कोई डाउट तो नहीं रहा था? ये हो गया था ना सर? नो सर, कोई डाउट नहीं। ओके, असाइनमेंट मैंने अपडेट कर दिया, तो कुछ मैं अपडेट कर रहा हूँ, आपने देख लिया होगा। वर्क पावर एनर्जी का असाइनमेंट आ गया आपके ऐप में अब, और रोटेशन के भी हम अपडेट कर रहे हैं, तो कुछ आ गए हैं 5-7, बाकी भी हो जाएंगे आज या कल में, और फिर ग्रेविटेशन के कराएंगे, तो भी 2-4 दिन में सब हो जाएगा। ठीक है, जिसको प्रैक्टिस करनी हो कर सकता है। इस बार आपका वीकली टेस्ट भी होने वाला है ना मंडे को, तो वीकली टेस्ट में आई थिंक ये टॉपिक मैंने दिया है आपका, फ्लूइड भी है उसमें, जो फ्लूइड पढ़ लेंगे हम अभी और अगली क्लास में। उसके अलावा जो है ये है ग्रेविटेशन और सॉलिड, तीनों चीजें हैं। मतलब एक बार एक जीरो से चैप्टर 8, 9, 10 आएगा ना टेस्ट में? हाँ, ग्रेविटेशन, सॉलिड, आई डोंट नो एनसीईआरटी का नंबर चैप्टर क्या है, और ग्रेविटेशन, सॉरी हाँ ग्रेविटेशन है पहले, फिर उन्होंने सॉलिड किया था, और अब फ्लूइड कर रहे हैं। तो फ्लूइड जितना हो जाएगा उतना आएगा, बाकी ग्रेविटेशन आप पूरा कर चुके हो, सॉलिड पूरा कर चुके हो, वो आएगा। ठीक है सर, मतलब शुरुआत के चैप्टर्स नहीं आएंगे? शुरुआत के कौन से सर? जो बाकी ग्रेविटेशन से पहले थे जो सर, रोटेशन टेस्ट आपका हुआ नहीं रोटेशन का? सर मतलब वीकली टेस्ट तो यस सर, मतलब लेकिन उसमें से भी तो क्वेश्चन आते हैं। ये तो वीकली नहीं आते हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो वीकली टेस्ट है, तो वीकली टेस्ट हम जो जितना पढ़ाते हैं 2 वीक में, फोर्टनाइटली टेस्ट है ना आपको, तो उतना होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो उसका हुआ नहीं था सर? वैसे वो पहले के भी दे देते थे, 2-3 क्वेश्चन पहले जो टेस्ट हुए हमें उसमें। अच्छा, एक्चुअली इस बार लेकिन ऐसा है ना कि चैप्टर काफी कंप्लीट हो गए ना, 2-3 कंप्लीट हो गए, तो इस बार तो हम ट्राई करेंगे कि इसी के पहले आ जाएं। ओके सर। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस थिंग, रोटेशन से क्वेश्चन देना शुरू करूंगा, सॉरी नॉट रोटेशन, फ्रॉम ग्रेविटेशन से। चलिए, तो अब जो है हम फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा प्रेशर क्या होता है। पहले तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स हमारे लिक्विड प्लस सॉलिड को फ्लूइड, सॉरी लिक्विड प्लस गैसेस को फ्लूइड बोलते हैं, जो फ्लो कर सकता है आपका वो फ्लूइड होता है ना। लिक्विड और गैसेस दोनों हमारे फ्लूइड में आते हैं, बस फर्क क्या होता है कि गैस में जो होता है वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, लिक्विड का कम से कम वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। शेप तो उसकी चेंज हो जाती है लिक्विड की, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, लेकिन गैस का तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है, तो फ्लूइड हमारे जो है गैस प्लस लिक्विड को मिला के फ्लूइड बनता है। अब इसमें 2 केस है, फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड स्टैटिक में जब फ्लूइड रुका हुआ है उस समय उसका प्रेशर वगैरह और बाकी चीज़ जो आप निकालते हो वो फ्लूइड स्टैटिक्स है, और जब अगर फ्लूइड मूव कर रहा है पाइप में या कहीं पे और, तो उसके बारे में निकालना वो जो है फ्लूइड डायनामिक्स है। जैसे आप अभी बर्नौलीज थ्योरम आपने ट्राई की होगी, और भी किया होगा आपने, टॉर्चलिस थ्योरम वगैरह की होगी, सॉरी नहीं की होगी मतलब देखी होगी आपने स्कूल में जब करा होगा। एंड जो आपका स्टैटिक है उसमें आप पढ़ेंगे, वहाँ भी आर्किमिडीज पढ़ेंगे, पास्कल लॉ, जब फ्लूइड रुका हुआ है उस टाइम पे देखेंगे क्या क्या हमारे लॉ वहाँ पे आते हैं। 2 चीजें हैं, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, इससे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो बस इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। ठीक है, और फ्लूइड आपको पता ही है, गैस प्लस लिक्विड जो फ्लो कर सकते हैं, ये हमारे फ्लूइड हैं। ओके, अब जो है सबसे पहले बात आती है प्रेशर की। जो आपका फ्लूइड है उसका प्रॉपर्टी है वो, जो आप उसको किस कंटेनर में भरते हो तो वहाँ पे प्रेशर लगाता है। उसका जो प्रेशर होता है फ्लूइड का वो कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है, 2 बातें, कितना प्रेशर लगाएगा और किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो फ्लूइड का जो अगर आप
प्रेशर की बात करोगे, पहले प्रेशर हमारा होता क्या है? प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर हमारा होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लूइड का जो प्रेशर होता है, अगर आप फ्लूइड को देखोगे प्रेशर की पहले डायरेक्शन की बात करते हैं हम। मैग्नीट्यूड कहाँ से निकालेंगे भी? फोर्स पर यूनिट एरिया से कितना मैग्नीट्यूड आता है इसका, वो भी निकालेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, तो फ्लूइड में क्या होता है, कंटेनर में हमने फ्लूइड भरा है, यहाँ पे प्रेशर निकाल रहे हो बॉटम पे, तो इसका जो प्रेशर होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर परपेंडिकुलर आप नहीं मानोगे सरफेस के, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है फ्लूइड में, शेयर फोर्स वगैरह आ जाते हैं। तो शेयर फोर्स को जीरो मानते हैं। एक्चुअली क्या होता है, मतलब अगर फ्लूइड का आपने प्रेशर यूँ मान लिया, फ्लूइड का प्रेशर ऐसे लगेगा, तो फ्लूइड अगर इस कंटेनर पे ऐसे प्रेशर लगा रहा है तो कंटेनर फ्लूइड पे ऐसे लगाएगा, थर्ड रिएक्शन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ऐसे प्रेशर लगाएगा। अब इस प्रेशर के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, है ना, प्रेशर फोर्स मान लो, पी को तो मैं ब्रेक नहीं करता, मान लो फोर्स है ये, तो इसका जो फोर्स लगेगा प्रेशर का वो इधर को लगेगा, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो लिक्विड पे दो फोर्स लगेंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब जब का लिक्विड है ये, एफ साइन थीटा तो चलो ये mg से बैलेंस हो जाएगा इसके, लेकिन एफ कॉस थीटा तो बैलेंस होगा नहीं। एफ कॉस थीटा बैलेंस ना होने का मतलब क्या है कि ये फ्लूइड इधर को या तो मूव करे इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेट करे, तो ये तो लेकिन रेस्ट पे है, एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा है, इधर को एक्सेलरेट तो कर नहीं रहा। दूसरा ये हो सकता है कि भाई इसके, जैसे मान लो ब्लॉक है और आपने किसी सरफेस पे रखा, दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपने सरफेस पे रखा इसे, फोर्स लगाया और ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। अगर ये मूव नहीं कर रहा, यहाँ पे फ्रिक्शन होना चाहिए, ये फ्रिक्शन समवेयर है, तो फ्लूइड में ऐसा कोई फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि इसके लेयर आपस में मूव ना करें, है ना। तो हम ये मानते हैं कि अभी जो लिक्विड पढ़ रहे हैं वो नॉन विस्कस पढ़ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी, फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अभी हमें मानना है कि हम नॉन विस्कस लिक्विड पढ़ रहे हैं, तो नॉन विस्कस लिक्विड में ये कोई, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स जीरो होता है, विस्कोसिटी जीरो होती है, तो इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है जिसको रोक पाए लेयर को आगे मूव करने से। तो अगर फोर्स इधर को होता तो ये लेयर आपकी आगे मूव कर जाती, ये लेयर आगे मूव कर जाती, पर फ्लूइड में ऐसा होता नहीं कि लेयर आपकी मूव कर रही हो आगे। तो हमें ये मानना पड़ता है कि इसके जो फोर्स है इस डायरेक्शन में जीरो है, इस डायरेक्शन में फोर्स इज जीरो, इसका नेट फोर्स किधर को होता है, यानी परपेंडिकुलर इधर को होता है इस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये है कि जो भी फ्लूइड आपका होता है, इसके एक्चुअली आगे जाके और अच्छा डेरिवेशन है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में इतना है, आप ये मान सकते हो यहाँ पे कि फ्लूइड जो है उसका जो भी प्रेशर होता है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर जो लगेगा आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो अगर फ्लूइड ऐसा भरा हुआ है, यहाँ पे प्रेशर ऐसे लगाएगा, यहाँ पे ऐसे लगाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई प्लेट इंसर्ट कर दोगे, अगर आप यहाँ पे कोई प्लेट इंसर्ट कर दोगे इसमें, उसमें जो प्रेशर लगेगा वो ऐसे लगेगा, मैंने जो भी सरफेस आप डालोगे उसमें परपेंडिकुलर लगेगा। आप इसमें स्फीयर डाल दोगे तो ऐसे लगेगा, ऐसे लगने लगेगा, है ना। तो इस पे जो सरफेस जो भी फोर्स लगाता है, जिस भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, वहाँ पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस फोर्स लगाता है फ्लूइड, तो इसका जो प्रेशर होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अच्छा, प्रेशर हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। प्रेशर अगर हमारा एरिया कम होगा तो, और फोर्स सेम है तो कम एरिया में ज्यादा प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो प्रेशर जरूरी नहीं हम फ्लूइड का डिफाइन करें, किसी भी चीज का डिफाइन कर सकते हैं। फ्लूइड तो भाई प्रेशर तो सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। प्रेशर जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर आपका ज्यादा होगा फॉर द सेम फोर्स, फॉर द सेम फोर्स। तो इसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है भाई, अगर आपका प्रेशर ज्यादा होता है सेम फोर्स के लिए कम एरिया पे, तो उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है भाई, जैसा कि नेल होती है, कील, कील को आप दीवार पर ठोकते हो तो उसके दो साइड होते हैं, एक साइड में उसका एरिया कम होता है, बहुत शार्प होती है, दूसरे साइड में उसका हेड होता है, वहाँ पे उसका काफी एरिया होता है। तो अगर आप कील को उस तरफ से ठोकोगे जहाँ शार्प है तो आपको कम एनर्जी में ठुक जाएगी आपकी कील, लेकिन अगर आप उल्टी साइड से कील को ठोकना चाहो दीवार में, तो वहां पे क्या होगा, आपका जो हैमर का फोर्स है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपका फोर्स तो सेम है हैमर का,
लेकिन क्या होगा, नेल का एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप नेल को जो है उल्टी डायरेक्शन में इंसर्ट करना चाहोगे ऐसे दीवार के अंदर हैमर मार के, तो क्या होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रेशर जो है कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा है। प्रेशर इज से परसेंट होता है एरिया, तो एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया, तो दीवार को ये जो प्रेशर लगाएगा दीवार में कम लगाएगा, तो दीवार में छेद नहीं कर पाएगा, क्योंकि दीवार को कुछ प्रेशर चाहिए टूटने के लिए, फिर दीवार में प्रेशर नहीं लगा पाएगा, तो इट इज डिफिकल्ट टू इंसर्ट द नेल। ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे मान लो आपके रेल के ट्रैक होते हैं, तो रेलवे ट्रैक जो होता है, आपने देखा होगा रेलवे का जो ट्रैक होता है, जो आयरन उसकी वो होती है रेल्स, उसके नीचे स्लीपर होते हैं, तो स्लीपर भी इसलिए लगाए जाते हैं, रेल के नीचे जो स्लीपर लगाए जाते हैं उसका भी रीजन यही होता है कि जो आपका ट्रेन जब इसके ऊपर आएगी तो उसका जो फोर्स है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर ये ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, केवल रेल पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रेल बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगी ग्राउंड में, तो रेल क्या होगी, ग्राउंड के अंदर धंस जाएगी, तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी आ जाएगी। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप ये करते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका जो क्या बोलते हैं नाइफ होते हैं, जैसे मान लो तो नाइफ को हम शार्प करते हैं, तो शार्प उसका भी रीजन होगी, आप उसका एरिया कम करते हो, तो काटने में आप सेम फोर्स लगाओगे लेकिन एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो इजीली वो वेजिटेबल काट सकता है, तो उसका एरिया कम करते हैं। तो इसके कई सारे एग्जांपल हैं इस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के कि आपका प्रेशर जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब फ्लूइड के लिए बात करते हैं कि प्रेशर कितना होता है। फ्लूइड का जो प्रेशर होता है अभी आप निकालेंगे थोड़ी देर बाद, फ्लूइड का जो प्रेशर आएगा वो उसकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। फ्लूइड का जो प्रेशर आता है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो पहले डेंसिटी को समझ लेते हैं, डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी आपको पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। डेंसिटी की यूनिट वगैरह आपको पता है क्या होती है, ठीक है। तो डेंसिटी की जो यूनिट होती है, डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, यूजुअली रो से डिनोट करते हैं, सिग्मा से भी करते हैं कई बार। डेंसिटी जो है रो या सिग्मा से करते हैं। तो आपका जो रो होता है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका जो यूनिट होता है वो केजी पर मीटर क्यूब आएगा, यूनिट केजी पर मीटर क्यूब आएगा, ठीक है, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अगर सीसी भी लिखते हैं या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, ये सेम होता है। इनमें रिलेशन क्या होता है, 1 केजी पर मीटर क्यूब और सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन होता है 1 gram per centimeter cube is 1000 kg per meter cube. 1 ग्राम सीसी जो होता है इक्वल टू 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये आप वाटर से याद रख सकते हो, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप लोगे तो 1 ग्राम वाटर आएगा, लेकिन अगर आप 1 मीटर क्यूब लोगे, यानी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर विड्थ, तो आपका जो मास आएगा वो 1000 किलो के करीब आएगा। तो 1 ग्राम जो होता है पर सीसी वो 1000 केजी पर मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो ये डेंसिटी आपकी, इसमें एक और टर्म आती है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी होती है किसी के रिस्पेक्ट में आप रिलेटिव ले रहे हो, रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो आपकी होती है वो किसी के रिस्पेक्ट में आपकी डेंसिटी होती है। तो मान लो मैं डेंसिटी निकाल लूँ, हमें एक सब्सटेंस की डेंसिटी पता है, दूसरे की उसके रिलेटिव में निकालनी है, तो इट इज द रेशियो ऑफ द टू डेंसिटीज, इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटी, मींस डेंसिटी ऑफ टू 1। अगर मैं लिखूं दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू 1, तो 2 डिवाइड बाय 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में कितना भारी है, ठीक है। अगर मान लो 2 आपका इससे डबल 2, ये रेशियो 2 आया तो मतलब इसकी डेंसिटी ट्वाइस है उससे, तो वो 1 के रिस्पेक्ट में कितना भारी है, ट्वाइस भारी है, और उसकी डेंसिटी ट्वाइस है। और अगर ये 0.5 आया तो हल्का है उससे, 0.5 है आपकी। दिस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी, दिस इज नोन एज रिलेटिव डेंसिटी। इसका एक नाम और है, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी तो आप किसी के लिए भी डिफाइन कर सकते हो, सॉरी रिलेटिव डेंसिटी का एक स्पेशल केस होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हम किसी के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है हम क्या डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो आपकी होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी
जो होती है ये एक्चुअली रिलेटिव डेंसिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। तो आपको पता है वाटर की डेंसिटी तो कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी तो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने डिस्कस किया था, या फिर 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सॉरी। तो इसके रिस्पेक्ट में डेंसिटी होती है रिलेटिव। अब मान लो किसी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी 5 दी हुई है, उसका मतलब क्या है कि उसकी जो डेंसिटी है स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो किसी की 5 दी हुई है, फिर जो उसकी डेंसिटी है वो फिर 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो अगर आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 है, उसका मतलब उसकी डेंसिटी जो है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि ये वाटर के रिस्पेक्ट में और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो डायरेक्टली यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? सर? यस यस सर। सर वो इसके नेम के अंदर सर वो ग्रेविटी क्यों आ रहा है? इसके अंदर तो कोई ग्रेविटी यूज हुई नहीं। ग्रेविटी यूज नहीं हुआ वो इसलिए आ रहा है, एक्चुअली होता क्या है ना, जब एक्चुअली मास वास का रेशो निकालने के लिए, वेट का रेशो निकालने के लिए यूज होता है। तो जब वेट का रेशो निकालोगे तो क्या आएगा, वो आएगा मास इनटू जी आएगा, ऐसे रेशो निकलेगा। सेम वॉल्यूम का अगर आप लोगे तो m1 m2 g वेट का रेशो, तो फिर यहाँ पे लिखोगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, तो फिर वो रेशो आपका आ जाता है इसमें ρ1 ρ2 का रेशो, तो जी तो कट जाता है, तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं इस केस में, है ना। अच्छा, ओके सर। चलिए, तो ये वाटर की डेंसिटी है, और ये डेंसिटी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे है। अभी हम देखेंगे वाटर डेंसिटी और टेम्परेचर पे वेरी करता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीसी। तो इस चैप्टर में तो कॉन्स्टेंट ही मान के चलेंगे, हमारे फिजिक्स में कॉन्स्टेंट ही मानते हैं, नहीं मानते हैं अनटिल अनलेस वो देना दे क्वेश्चन में। तो वी विल टेक 1 ग्राम पर सीसी, दिस इज आवर स्पेसिफिक ग्रेविटी, दिस वाज आवर रिलेटिव डेंसिटी 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। सर फिर अगर कोई और टेम्परेचर गिवन होगा, मतलब उसमें वाटर की डेंसिटी गिवन होगी, तो वो वाली डेंसिटी रखेंगे ना हम? हाँ, अगर उसने दे दिया कि भाई वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पे है और उसकी डेंसिटी इतनी होती है, तो फिर आपको वहां पे लेना पड़ेगा डेंसिटी। ओके सर। सर आप 1 सेकंड पीछे वाले पेज पे जा सकते हो, बस 1 सेकंड। ये लो। ओके सर, हो गया। सर एक बार इसके भी पीछे वाले पे कर दीजिए। आइए यस सर। नोट कर लो, क्योंकि कल ना ये कल से उड़ रहा है, ये मैंने बीच में कंप्यूटर का नहीं क्या हो रहा है, कंप्यूटर तो नहीं हो रहा, माइक्रोसॉफ्ट ये बंद हो रहा है और ये उड़ जा रहा है सारा, तो नोट करते जाओ। सर वैसे रिकॉर्डिंग्स में मिल जाता है। हाँ, रिकॉर्डिंग में तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप अभी नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो। चलिए, तो हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी समझ लिया क्या होता है। अब हम आते हैं आगे, हमने ग्रेविटी समझ लिया, ये समझ लिया, तो हमें डेंसिटी वगैरह निकालना था। उसको निकालने से पहले एक बार एक और लॉ पढ़ लेते हैं, विच इज नोन एज पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पढ़ा आपने? पता ही होगा। पास्कल लॉ, पास्कल लॉ ये करता है कि ये कहता है एक्चुअली कि अगर आप लिक्विड में कहीं भी प्रेशर बढ़ा, मान लो लिक्विड आपने भरा हुआ है किसी कंटेनर में, और आपने लिक्विड भरा हुआ है पूरा, इसमें आपने किसी तरीके से किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ा दिया लिक्विड का। प्रेशर कैसे बढ़ाओगे? मान लो पिस्टन लगा दिया कोई, और पिस्टन को आप अंदर बाहर कर सकते हो यहाँ पे, या फिर मान लो आपने यहाँ पे पिस्टन लगा दिया एक, और इसको आप अंदर बाहर मूव कर सकते हो, मूवमेंट इसका हो सकता है। तो इससे जो प्रेशर बढ़ेगा, अगर आप यहाँ पे प्रेशर बढ़ाओगे, और आपने मान लो प्रेशर यहाँ पे ओरिजिनल प्रेशर था P0, और आपने उसको बढ़ा के P0 प्लस डेल्टा P कर दिया, तो चेंज इन प्रेशर डेल्टा P का आया। तो वो कहता है पास्कल लॉ कि अगर आप एक पॉइंट पे बढ़ाओगे तो हर पॉइंट पे आपका प्रेशर डेल्टा P बढ़ जाएगा।
हर पॉइंट पे प्रेशर डेल्टा पी बढ़ जाएगा। अगर यहाँ पे प्रेशर आपका P1 रहा होगा तो अब यहाँ पे प्रेशर P1 प्लस डेल्टा पी हो जाएगा। यहाँ पे अगर P2 रहा होगा तो अब प्रेशर यहाँ पे P2 प्लस डेल्टा पी हो जाएगा। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि आपका जो भी प्रेशर इंक्रीज होता है वो इक्वल माने अनडिमिनिश्ड, बिना कुछ खत्म हुए कम हुए, सब जगह ट्रांसफर हो जाता है, सब जगह ट्रांसफर हो जाता है। दिस इज द पास्कल्स लॉ। तो हम ये बोल सकते हैं कि we can say that कि a change in pressure applied to an enclosed incompressible, हम जो पढ़ रहे हैं सारा इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पढ़ रहे हैं ना, हम इसकी बल्क मॉडुलस कितना मान रहे हैं फिर? जीरो मान रहे हैं सर सॉरी इनफाइनाइट। Yes, sir. Infinite. इनफाइनाइट। हम लोग इनफाइनाइट मान रहे हैं, ठीक है। तो और हम नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड मान के चल रहे हैं अभी। ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू diminished to every point of fluid ठीक है। तो ये हर जगह पे अनडिमिनिश्ड जो है ट्रांसफर हो जाएगा आपका, ये आपका पास्कल लॉ है, ठीक है। पास्कल लॉ का अगर आप पास्कल लॉ का अगर प्रूफ निकालना चाहो तो प्रूफ से भी कर सकते हो। तो इसका प्रूफ जो होगा, प्रूफ कराना है क्या, कर लोगे प्रूफ? प्रूफ तो इजी है इसका, मैं करा दूँ क्योंकि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आगे और कुछ भी करा, यस सर, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है बस। क्या कराना है? यस Yes, sir. अच्छा कर लो। देखो ये जो फ्लूइड में आप जो भी कुछ करोगे अभी आगे भी निकालोगे, कई सारी चीजें निकालोगे, ये एक्चुअली इसमें सब न्यूटन लॉ तो आपका वैलिड होंगे जो न्यूटन लॉ लगते हैं आपके। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपके लॉ लग रहे हैं सारे वो न्यूटन लॉ पे ही एप्लीकेबल हैं, मैंने न्यूटन लॉ से ही ड्राइव होंगे सारे। आपके जो भी प्रेशर आएगा आगे जाके भी आप निकालोगे, इनफैक्ट आर्किमिडीज प्रिंसिपल वगैरह आएंगे आपके, तो वो सब आपके न्यूटन लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन लॉ, फ्री बॉडी डायग्राम सब जो है उसी पे बेस्ड होंगे, सब जो है उसी पे बेस्ड होंगे आपके, ठीक है। तो जो भी आप डेरिवेशन करोगे तो सारे के सारे आपके वहीं से आएंगे, ठीक है। अब देखो ये कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, इसको प्रूव करने के लिए भी हमें वो यूज करना पड़ेगा अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो। मान लो एक आपने कंटेनर माना, कंटेनर में फ्लूइड मान लिया, ठीक है। अब क्या है कि जब अब देखो क्वेश्चन क्या आएंगे आपके, आप डेरिवेशन जब करोगे क्या होगा, कई बार बोलेगा कंटेनर ऐसे मूव कर रहा है तो फ्लूइड का ये एंगल कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फ्लूइड ऐसे मूव कर रहा है तो बताओ इसमें बॉटम पे कितना प्रेशर लगाएगा, या फिर आपने इसमें कोई चीज़ डुबा दी, इस पर आपका जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा। तो ये सारे काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग ना एक एलिमेंट मान लेते हैं फ्लूइड के अंदर और उस एलिमेंट पे प्रेशर निकालते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से कितना लगेगा, उनको फिर हम इक्वेट करके कोई रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रेशर कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो हम कोई एलिमेंट मान सकते हैं यहाँ पे किसी भी शेप का। अब अगर मान लो फ्लूइड रेस्ट में है तो सब कोई भी एलिमेंट रेस्ट में होगा,
तो मान लो मैं एक एलिमेंट मान लेता हूँ जो कि ऐसा कुछ है, मान लो ट्राइंगुलर वेज टाइप का, तो मैं ऐसा एलिमेंट मान लेता हूँ, ठीक है। इसकी मान लो डायमेंशन आपको पता है ए बी सी है, ये ए बी सी मान लो, और पीछे वाला आप चाहो तो ए डैश बी डैश मान लो, कुछ मान लो जो भी मानना चाहते हो, या कुछ और मान लो ए बी सी है ये, इसको डी ई एफ मान लो डी, उसका स्मॉल भी मान लेते हैं। हाँ कुछ भी मान लो जो आपको पसंद है। इसके पीछे कोई पॉइंट होगा उसको ई मान लो, ठीक है। एनीवे अब यहाँ पे क्या है, इस एलिमेंट को हम लोग एनालिसिस करना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं इस एलिमेंट को। इस एलिमेंट का मैंने यहाँ बना लेता हूँ बाहर, ये एंगल थीटा मान लेता हूँ, है ना। अब इस एलिमेंट पे क्या होगा, ये प्रिज्म जो है, एक जो वेज आपने बना लिया, प्रिज्म बना लिया, इस पे यहाँ से भी फोर्स लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, और ऑफ कोर्स सामने से भी लगेगा, पीछे से भी लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं केवल 3 फोर्स ले रहा हूँ, ये इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इस सरफेस पे, इसके कितने सरफेस है 5, तो मैं 3 पे फोर्स ले रहा हूँ। बाकी जो फोर्स होंगे मेरे वो परपेंडिकुलर होंगे इस प्लेन के, तो मैं इन द प्लेन देख रहा हूँ अभी, क्योंकि जो आपको पता है जब कोई फोर्स आपका, कोई चीज आपकी रेस्ट में होती है तो उसमें फोर्स 0 होता है, और फोर्स 0 होने का मतलब कि उस पर एफ एक्स 0 होगा नेट, इसका मतलब होता है एफ नेट 0 है तो एफ एक्स 0 होगा, एफ वाई भी 0 होगा, एफ जेड भी 0 होगा इंडिविजुअली, क्योंकि आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इस केस में मैं एक्स और वाई प्लेन में देखना चाह रहा हूँ कि मेरा एक्स और वाई प्लेन में क्या हो रहा है, ठीक है। जेड प्लेन तो चलो ठीक है, जेड प्लेन में भी 0 होगा, तो मैं अभी एक्स वाई में रिलेशन बनाना चाहता हूँ। एक्स वाई में अगर मैं रिलेशन बनाता हूँ तो मैं फोर्स मान लेता हूँ कुछ, यहाँ पे मेरा फोर्स जो है F1 लग रहा है, यहाँ पे फोर्स F2 है, और यहाँ पे F3 है। यहाँ पे फोर्स F1 है, F2 है, और F3 आपका जो है फोर्स है, ठीक है। यहाँ से कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स कहाँ से आया होगा, प्रेशर इनटू एरिया से आया होगा, फोर्स जो है प्रेशर इनटू एरिया से आया होगा। अब अगर हम ये माने इसका इक्विलिब्रियम करें, मान लो हम इक्विलिब्रियम लगाएं फोर्स का, एफ एक्स इक्वल टू 0 लगाएं, एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है F3 प्लस F2 का कोई कंपोनेंट होगा, F2 का जो कंपोनेंट इधर को होगा, F2 मेरा इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो और ये एंगल मेरा थीटा है, तो F2 ऐसे काम कर रहा है, एक्स डायरेक्शन मेरी ये वाली हुई, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो आई होप कि ये वाला एंगल थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, क्या। तो यहाँ पे फोर्स कौन सा काम कर रहा है, F2, F2 जो है 90 माइनस थीटा से काम कर रहा है। अब मैं जब एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक करूंगा, अगर मैं एक्स डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम लिखूं तो मैं लिखूंगा एफ एक्स इक्वल टू 0, दिस विल इंप्लाई व्हाट, दिस विल इंप्लाई कि F3 जो होगा विल बी इक्वल टू, F3 जो होगा विल बी इक्वल टू क्या होगा, F2 cos 90 माइनस थीटा। ये समझ में आ रहा है सबको, कंपोनेंट ब्रेक करा हमने एक्स डायरेक्शन में, यस सर, ठीक है, यही आएगा इससे। यस ठीक है, और अब मैं y में अगर ब्रेक करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ कि F1 इक्वल टू F2 cos थीटा, ठीक है। अब मैं मानता हूँ कि मेरा यहाँ का जो एरिया है बेस का, ये जो फोर्स होगा क्या होगा, प्रेशर इनटू एरिया, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ का जो एरिया है वो A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, यहाँ का एरिया A3 है, A2 है ये एरिया, A3 है, A1 A2 A3, ठीक है। तो A1 A2 A3 है, ओके। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो A3 है वो इस एरिया का ये वाला प्रोजेक्शन है, या फिर मैं लिख सकता हूँ कि A1 जो है वो A2 cos थीटा है,
और A3 जो है वो A2 sin थीटा है, ये लिख सकता हूँ। Yes. क्योंकि इस वाले एरिया का ये वर्टिकल प्रोजेक्शन जो है A3 है और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन A1 है। जब प्रोजेक्शन आप लोगे A2 का A1 पे तो कितना आएगा, A2 cos थीटा, और ये वाला आ जाएगा वर्टिकल वाला A2 sin थीटा। तो मैं ये ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो रहा है, मान लो यहाँ पे प्रेशर मेरा जो इंक्रीज प्रेशर हुआ, मान लो आपने प्रेशर बढ़ाया और यहाँ पे इंक्रीज हुआ कुछ प्रेशर, मान लो P3 था, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P दिस इज इक्वल टू P3 इंटू A3, और यहाँ से क्या आया था मेरा, इक्वल टू F2 sin थीटा। आई कैन राइट P2 इंटू A2 sin थीटा, ठीक है, P2 इंटू A2 sin थीटा। बट A2 sin थीटा क्या है मेरा, A3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P2 इंटू A3। तो यहाँ से A3 कैंसिल हो गया, तो इससे क्या आया, P2 इक्वल टू P3, सॉरी ये P3 इधर है और 2 इधर है, P3 इक्वल टू P2 आया यहाँ से। ऐसे जब मैं यहाँ लिखूंगा F1 इक्वल टू F2 cos थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि इसका प्रेशर यानी P1 इंटू इसका एरिया इक्वल टू इसका प्रेशर P2 इंटू इसका एरिया, जो इंक्रीज हुआ प्रेशर में, इंटू एरिया इंटू cos थीटा। अब मुझे पता है A2 cos थीटा क्या है मेरा, A1 है, तो A2 cos थीटा और A1 कैंसिल हो जाएंगे, तो P1 इक्वल टू P2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से क्या है, P1 इक्वल टू P2, यहाँ से क्या है, P2 इक्वल टू P3, तो क्या है आपका P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3, यानी कि हर डायरेक्शन में आपका जो प्रेशर का चेंज हुआ वो सेम हुआ, जो इंक्रीजिंग प्रेशर हुआ वो सेम हुआ, तभी ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में रह सकता है, तभी ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में रह सकता है। तो यानी कि जो पास्कल लॉ है वो कहता है कि सब जगह आपका जो प्रेशर का चेंज होगा वो सेम होगा। आपने 3 माने हैं, आप अगर इस वेज को किसी और डायरेक्शन में मान लो तो आप किसी और डायरेक्शन में प्रेशर भी निकाल सकते हो, वो भी आपका सेम आएगा, है ना। तो डिफरेंट डायरेक्शन में आपका प्रेशर सेम आएगा। मैंने एंगल तो ये माना ना, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, थीटा तो आया नहीं एक्सप्रेशन में फाइनली, तो मैंने ये प्रेशर माना वो F2 आया, मान लो ये प्रेशर P2 आया। अगर मैं एंगल कुछ और मानता है यहाँ पे, एक बार मैं एंगल मान लो ये मान लेता हूँ, अगली बार मैं एंगल ये मान लेता हूँ, तो उस केस में क्या होगा भाई, ये अभी आपका जो ये वाला फोर्स है, ये वाला प्रेशर है P1 और P2, तो P3 के बराबर आए। अब मान लो मैंने एंगल चेंज कर दिया, ये एंगल ले लिया, P3 डैश आ गया, उस केस में क्या आ जाएगा फिर कि P3 डैश जो है वो P1 के बराबर है, फिर दोबारा वही आ जाएगा P1 P2 के बराबर जब मैं बनाऊंगा इक्वेशन, क्योंकि थीटा तो कट ही जा रहा है यहाँ पे। तो किसी भी डायरेक्शन में जो मैं प्रेशर ले रहा हूँ हर डायरेक्शन में सेम आ रहा है, यानी हर डायरेक्शन में मेरा प्रेशर तो सेम आया है, जो चेंज इन प्रेशर है। तो एक लिक्विड का हर डायरेक्शन में प्रेशर सेम होता है, और जो चेंज इन प्रेशर होता है वो भी हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पे सेम होता है। हर डायरेक्शन में सेम मैंने यहाँ से आ गया, हर पॉइंट पे सेम मैंने जो प्रेशर यहाँ पे है वही प्रेशर चेंज इन प्रेशर यहाँ पे आ रहा है, वही इस पॉइंट पे आ रहा है। तो हर पॉइंट पे चेंज इन प्रेशर सेम होता है। दिस प्रूव द पास्कल लॉ। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपका आएगा तो यू हैव टू अप्लाई दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? यस सर। अब देखो इसका एप्लीकेशन क्या है पास्कल लॉ का, तो हमने पढ़ा हुआ है स्कूल के लिए एप्लीकेशन ऑफ द पास्कल लॉ। पढ़ा नहीं पढ़ा? स्कूल में आया था, पेपर में नहीं आया था अभी? सर अभी तक तो हम पहुंचे ही नहीं यहाँ पर। स्कूल में नहीं पहुंचे अभी तक? सर अभी हम मोशन इन प्लेन पे है। अरे बाप रे बाप, मुझे लग रहा है आपके लास्ट के चैप्टर कटवा देंगे स्कूल वाले, फिर कहेंगे कि इतना ही कर लो, बाकी बाद में देखना। करा ही नहीं पाएंगे तो सिलेबस। हम ही लोग पीछे चल रहे हैं इतना, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं खुद ही पीछे चल रहे हैं हम लोग। स्कूल में तो आप और पीछे चल रहे हो यानी। यस सर। अभी हम ही लोग कम से कम 1.5 चैप्टर पीछे चल रहे हैं। हमें थर्मोडायनामिक्स खत्म करने पे होना चाहिए इस समय, तो 1.5 चैप्टर पीछे चल रहे हैं हम लोग। सर अभी तो हमारा मोशन भी नहीं हुआ, आप लोगों का मोशन दूसरे बैच का। अच्छा, तो आप लोग थोड़ा और पीछे हो फिर। यस सर, बैकलॉग। हाँ, तो 2.5 चैप्टर पीछे। तो खैर आप लोगों ने ज्वाइन भी लेट किया होगा ना,
पहले लोग पहले से भी ज्वाइन है, इनका भी थोड़ा लेट ही चल रहा है ना सिलेबस। यस सर। अच्छा, अब देखिए पास्कल लॉ का एप्लीकेशन क्या है। पास्कल लॉ का एप्लीकेशन जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, और हाइड्रोलिक वर्मा होता था पहले, हैंडपंप टाइप, वो है सब उसकी एप्लीकेशन है। तो कैसे काम करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह, क्या होती है आपकी हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इसकी एप्लीकेशन है। ये हम जो मैंने डायग्राम बनाया है हाइड्रोलिक लिफ्ट ही है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है कि आप किसी चीज को लिफ्ट करने के लिए जैक यूज करते हैं ना, जैक टाइप का। ऐसे यहाँ पे हाइड्रोलिक यानी पानी वगैरह भर के यूज करते हैं, सब होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक ब्रेक पड़े होंगे आपने आजकल, बहुत कॉमन है कार मैंने इसमें जो है ऑटोमोबाइल्स में कहते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक है हमारे, तो यस है ना। तो उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, कई जगह पे वो ब्रेक में ऑयल यूज करते हैं, कई जगह वाटर यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या यूज करते हैं। तो लेकिन वो होता उसमें फ्लूइड है। तो काम कैसे करते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक वगैरह, देखो होता कैसे, मान लो आपने क्या किया, आपने ये एक ऐसा कंटेनर वो बनाया है, चैनल टाइप का बनाया, इसमें आपने फ्लूइड भर दिया कंटेनर में। इस कंटेनर में दो साइड है, एक साइड का एरिया ज्यादा है, काफी ज्यादा एरिया है, इसका एरिया मान लो ए है, और इसका एरिया कम है, इसका एरिया स्मॉल है मान लेते हैं, ठीक है। अब आपने मान लो यहाँ पे एक फोर्स लगाया F, तो आपका प्रेशर कितना हुआ यहाँ पे F बाई ए। वो प्रेशर क्या होगा, वो जाके पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग सब जगह प्रेशर आपका इतना बढ़ जाएगा। भाई आपने यहाँ पे फोर्स लगाया तो प्रेशर बढ़ गया, F बाई ए हो गया, तो सब जगह बढ़ेगा, तो यहाँ भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे प्रेशर काम करने लगेगा जो आपने बढ़ाया है, ये प्रेशर काम करने लगेगा। तो यहाँ जो फोर्स लगेगा इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा F, अगर मैं यहाँ पे F निकालूं अपवर्ड फोर्स, वो कितना आएगा, प्रेशर इनटू कैपिटल ए, यही आएगा। यानी कि ये आएगा। अब आपको पता है यहाँ पे कि A जो है वो काफी ज्यादा होता है A के मुकाबले, तो आपका जो F अपवर्ड आएगा वो ज्यादा आएगा काफी फोर्स अप्लाइड के मुकाबले। आपने अप्लाई किया था ना फोर्स, तो यहाँ पे F जो अपवर्ड आएगा फोर्स वो काफी ज्यादा आएगा अप्लाइड के मुकाबले। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हैवी लोड उठा सकते हो आराम से, हैवी लोड उठा सकते हो आराम से। तो आपने यहाँ फोर्स लगाया मान लो कम का 5 न्यूटन का, उसका यूज करके आप एक हैवी लोड को भी उठा सकते हो। तो अगर मान लो कार को उठाना है आपको या ट्रक को उठाना है तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, वो होगा। अब आपको अगर ऐसे कैसे हो गया, तो कंजर्वेशन एनर्जी वगैरह फॉलो नहीं करता है कुछ, तो वो सब फॉलो करेगा कंजर्वेशन एनर्जी। एक्चुअली जितना मूव करेगा ना नीचे, जितना मूव करेगा नीचे, तो इसको काफी मूव करना पड़ेगा नीचे। इसको जब आप इतना मूव करोगे तब जाके ये इतना उठेगा, है ना, इतना उठेगा ये तब जाके। तो कंजर्वेशन एनर्जी वगैरह तो फॉलो होगी सब कुछ यहाँ पे। बस होगा क्या कि आपकी फोर्स की रिक्वायरमेंट घट जाएगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट घट जाएगी, तो यू कैन लिफ्ट हैवी वेट यूजिंग लेस फोर्स। यू कैन लिफ्ट हैवी वेट यूजिंग लेस फोर्स। तो आपको लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ हाइड्रोलिक? सर सर अगर हम इसमें एयर लिक्विड की जगह एयर भरे तो एयर अगर आप भरोगे तो एयर कंप्रेसिबल है ना एक्चुअली, एयर में पास्कल लॉ वगैरह नहीं चलेगा ना आपका। ओके सर, एयर तो कंप्रेस हो जाएगी, हो सकता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड डालेंगे ना। हाँ कुछ और डाल सकते हो आप, ऑयल डालो या कुछ और डालो, लेकिन यार पानी सस्ता होता है ना, तो पानी डालो, ऑयल क्यों डालोगे जब पानी सस्ता होता है। पानी तो कंप्रेस कर जाते हैं ना, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन सा होगा? इनकम्प्रेसिबल कोई नहीं है, सबके अपने अपने बल्क मॉडुलस हमने देखा ना, बल्क मॉडुलस जो है सबका अपना अपना होता है। दूध का अपना होगा, पानी का अलग अपना होगा, ऑयल का अपना होगा, केरोसिन ऑयल का अलग होगा, लुब्रिकेंट का अलग होगा, सबका बल्क मॉडुलस होगा, कुछ ना कुछ तो कंप्रेस करेंगे सब। तो आपको जो मेन आपका जहाँ पे वो है क्या नाम बोलते हैं कंप्रेसिबल, लेकिन बहुत कम होगा ना, कंप्रेशन बहुत ज्यादा थोड़ी होगा। तो आपका मेन कंसर्न यहाँ पे कॉस्ट होगी कि कॉस्ट किसकी कम लग रही है मेरी, है ना। कंप्रेशन मेरा मेन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है।
प्रिंसिपल समझ में आया इसका? प्रिंसिपल समझ में आया पास इसका जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल? यस सर। यस सर। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के एग्जांपल दे दो किसके एग्जांपल? सर, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम कौन सा डालते हैं इसके अंदर ताकि भैया इसका नाम ही हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, इसमें डालते पानी है, इसका नाम ही हाइड्रोलिक है। इनकम्प्रेसिबल तो कोई होता ही नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ इनकम्प्रेसिबल तो कोई नहीं है, कोई थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा 2% कम है, कोई 2% ज्यादा है, तो 2-4% के चक्कर में आप वो नहीं करोगे ना, आप अपना पैसा थोड़ी खर्च करोगे। तो हम पानी ही भरते हैं इसमें, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट ही इसका नाम है ना। जब स्कूटर में मान लो ब्रेक वगैरह आपको लगाना है तो वहाँ तो आपको कम वो चाहिए होता है ऑयल वगैरह, तो वहाँ तो चलो आप ऑयल भर दोगे पानी की जगह पे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारा वो चाहिए आपको, तो यहाँ पे यूजुअली हम लोग पानी ही भरते हैं, इसका नाम हाइड्रोलिक लिफ्ट है। क्लियर? पर पानी तो कंप्रेसिबल होता है ना, तो फिर कैसे होगा? भैया सब कुछ कंप्रेसिबल है, मैं तो बोल रहा हूँ लिक्विड कोई ऐसा इनकम्प्रेसिबल है ही नहीं ना, कुछ तो भरोगे आप इसके अंदर। तो अगर हम वहां से फोर्स अप्लाई करेंगे तो पानी कंप्रेस नहीं हो जाएगा फिर? बहुत कम, कितना कितना कंप्रेस, 0.02% हो जाएगा मान लो, तो क्या करोगे इसका, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ओके सर। है ना, इसका बल्क मॉडल्स बहुत कम है ना, सॉरी बल्क मॉडल्स काफी ज्यादा है, सॉलिड से कम है, लेकिन अपना तो कुछ होगा इसका बल्क मॉडल्स काफी कम आएगा इसका। दूसरा आपका है इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक भी ऐसे काम करते हैं, इसमें भी प्रिंसिपल आपका पास्कल लॉ ही है कि आपने एक जगह प्रेशर बढ़ाया, आपने एक जगह प्रेशर बढ़ाया, तो जो आपने प्रेशर बढ़ाया वो जो है सब जगह आपका ट्रांसफर हो जाएगा, और आप अपना एरिया वगैरह एडजस्ट करके अपना फोर्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्रेशर तो बराबर होगा, लेकिन फोर्स तो आपके ऊपर है, आप फोर्स कितना लगाओगे। जैसे आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट में किया कि आपने फोर्स कम लगाया और ट्रांसफर ज्यादा हो गया, है ना, फोर्स कम लगाया ट्रांसफर ज्यादा हो गया, तो फोर्स आपके ऊपर है। तो हमारा मेन कंसर्न फोर्स ही है कि हमें कम फोर्स लगाना, फोर्स हम पे लिमिटेड है, हम बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा सकते, है ना। ट्रक को उठाने के लिए मैं सुपरमैन को तो बुला नहीं सकता, है ना, ट्रक को तो मुझे उठाना है। अपना मान लो जैक लगाऊंगा, तो जैक अब मेरा मान लो कार के लिए बना हुआ है वो, तो उससे मैं ट्रक नहीं उठा सकता कार के जैक से, या मान लो कोई भरा हुआ ट्रक आ गया उसको नहीं उठा सकता, तो मुझे कुछ और बनाना पड़ेगा ना, फिर उसके लिए फिर ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रिंसिपल है इसमें भी हम सेम काम करते हैं, इसमें हम सेम काम करते हैं, इसमें भी हम कुछ ऐसे ही करते हैं कि हम प्रेशर बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं देखते हैं सर। आपने ब्रेक तो देखे होंगे, साइकिल के जो ब्रेक होते हैं उसमें शू टाइप का होता है ना, वो उस पर लगता Yes, है, sir. आपका वो रुक जाता है, टायर का रोटेशन रुक जाता है ना, टायर का रोटेशन रुक जाता है। तो यहाँ पे मैं Yes. तो वहाँ पे क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाते हो, तार वार होती है वहाँ पे, उसके थ्रू वो शू हो जाता है, शू जो है बिल्कुल टायर को कस के चिपक जाता है टायर से, तो फिर उसको मूवमेंट को रोक लेता है, रोटेशन मूवमेंट को। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे वो शू को जो है कस के टायर से टच कराना है। कैसे टच कराते हो देखो, यहाँ पे आपका पिस्टन है, ठीक है, और इस पे आपका ब्रेक कनेक्टेड है। इस पे क्या कनेक्टेड है? ब्रेक, बाय यूजिंग सम लीवर और समथिंग, यहाँ पे जो है ब्रेक कनेक्टेड है, ब्रेक पेडल जहाँ पे आप दबाओगे ब्रेक को, है ना। आप जब ब्रेक को दबाओगे तो क्या होगा, पिस्टन आगे पीछे मूव करेगा, अब ये आगे मूव करेगा तो प्रेशर बढ़ाएगा, उस प्रेशर को हम आगे ट्रांसमिट करते हैं टायर तक। कैसे ट्रांसमिट करते हैं देखो, यहाँ पे हम एक पिस्टन होता है, और पिस्टन में कंटेनर में आपका फ्लूइड है यहाँ पे, और इसके जो दो साइड पे दो वो लगे होते हैं मूवेबल पिस्टन टाइप के, ठीक है, और नीचे यहाँ पे फिक्स है मान लो। अब इस मूवेबल, इससे जो है आपका क्या होता है, जो आपका मूवेबल पिस्टन है
ये जो है अटैच होता है ब्रेक शू से। इसका अटैचमेंट कहाँ से होता है? ब्रेक शू से। इसको हम ब्रेक शू से अटैच कर देते हैं। अब ब्रेक शू से जब अटैच करेंगे तो ये पिस्टन जो है आगे पीछे जब मूव करेगा, जब आप ऊपर वाला ये अपना ब्रेक लगाओगे तो ये पिस्टन मूव करेगा, ये प्रेशर ट्रांसफर करेगा, प्रेशर ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंच जाएगा। जब प्रेशर ट्रांसफर होकर यहाँ पहुंच जाएगा तो यहाँ भी फोर्स लगने लगेगा आपका, यहाँ भी आपका फोर्स लगने लगेगा। तो फोर्स हम ट्रांसफर करना चाहते हैं टायर को, हम वो फोर्स ट्रांसफर करना चाहते हैं टायर को। तो कैसे ट्रांसफर होगा? देखो, इससे जो कनेक्टेड होता है यहाँ पे आपका एक ये रिम टाइप का कनेक्ट होगा अंदर का, इसमें ब्रेक शू होगा, सॉरी रिम नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये इससे जो है मेटल का आप कुछ कनेक्ट करोगे जिसपे आप लगाओगे ब्रेक शू S1 और दूसरा ब्रेक शू यहाँ लगाओगे मान लो S2, और इसको आप स्प्रिंग वगैरह से जोड़ के रखोगे, स्प्रिंग से जोड़ के रखोगे और ये आपका ऐसे कनेक्टेड है कुछ। ठीक है, ये पूरा ब्रेक शू का पार्ट है। S1 जो है पूरा ब्रेक शू का पार्ट, ये जो आपका अंदर का बना हुआ है सारा, ये इसका पार्ट है। अब वो इसमें क्या है, यहाँ पे जो व्हील होता है वो व्हील इसके बाहर होता है। हम ऐसे फिट करते हैं कि व्हील इसके बाहर होता है, तो व्हील ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो तो काम कैसे करता है। ये काम ऐसे करता है कि जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो क्या होगा, लिक्विड यहाँ पे है सब जगह, तो ये फोर्स ट्रांसमिट होगा सब जगह। फोर्स ट्रांसमिट होकर यहाँ पे इधर को लगने लगेगा। जब ये इधर को लगेगा तो क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा बाहर की तरफ को, तो ये शू आपका जाके यहाँ टकरा जाएगा। शू क्या होगा, यहाँ जाके टकरा जाएगा। ये आपका रिम है, ये मूव कर रहा था आपका रिम। अब शू यहाँ जाके टकराएगा तो क्या करेगा, उसे रोकेगा रिम को, उसका मूवमेंट रोकेगा। ठीक है, तो ब्रेक शू जो है इसका मूवमेंट रोकेगा। तो आपका टायर क्या होता है फिर, उससे रुकना शुरू हो जाता है, उसका रोटेशन रुकना शुरू हो जाता है। तो आपका ब्रेक S2 से अटैच नहीं होता क्या, तो फिर वो मूव कैसे करेगा S2 जो? क्या बोला आपने, कौन अटैच नहीं होता? जो S2 है, जो आपने मतलब S2 को जिससे अटैच किया है ना, ये पिस्टन से अटैच है। तो ये पिस्टन, तो जब ये पिस्टन आगे मूव करेगा तो ये चीज आपकी खुलेगी ना। ये अभी ये ऐसे है, ये पिस्टन आगे मूव करेगा तो ऐसे हो जाएगी। अच्छा, ओके। तो आपका शू जो है वो ऐसे टच कर जाएगा टायर को। ठीक है, यस सर। तो शू जो है टायर को टच कर जाएगा तो उसका फिर ये फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन लगने लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा तो उसका टायर का रोटेशन रुक जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूरा ट्रांसमिशन हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है, पास्कल लॉ। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पास्कल लॉ। ऐसे आप दूसरे टायर पे करोगे, मान लो इसको आपने आगे जोड़ दिया दूसरे टायर के साथ, तो ये आगे जाके वहां पे भी ऐसी सेम केस होगा। तो सेम केस वहां पे होगा, तो वहां पे भी आप ये आपके एक बार ब्रेक लगाने से सब टायरों पे फोर्स लगने लगेगा और उसके कारण जो है आपका टायर जो है रुक जाएगा। तो ये भी एप्लीकेशन किसकी है, ये भी एप्लीकेशन जो है आपकी पास्कल लॉ की है। तो यहाँ पे आप ऑयल भी यूज कर सकते हो, है ना, ब्रेक ऑयल बोलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ब्रेक ऑयल यूज करते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो ऑयल यूज, क्योंकि कार तो बहुत कॉस्टली होती है आपकी। और सर कौन सा ऑयल बोला आपने? ब्रेक ऑयल, ब्रेक ब्रेक है ना ये आपका। यस सर। तो आप ब्रेक ऑयल यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है, ब्रेक ऑयल भी हो सकता है, लेकिन इसका नाम हाइड्रोलिक ही रखते हैं तब भी, क्योंकि शुरू से नाम वही चलता आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा आपका जो है ये होता है। तो इसके थ्रू ये ट्रांसफर होता है। दिस इज अगेन द एप्लीकेशन ऑफ द S1 और S2 है जो आपने बनाया, उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, S1 S2 को S1 S2 एक्चुअली ना ब्रेक शू जो है वो उसको लिखा है ना, ब्रेक शू बोलते हैं। ओके सर।
ब्रेक शू बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है इसको हम पिस्टन बोल सकते हैं, एक तरह का पिस्टन है, फोर्स यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, दिस इज अ काइंड ऑफ पिस्टन, इसको हम पिस्टन बोल सकते हैं। 2 पिस्टन है आपके पास ये, ठीक है। तो ऐसे आप बोल सकते हो इसको, ऐसे है, ओके। तो ये हमारा इसका प्रिंसिपल हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो आपका जो एरिया होता है इसमें हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये नीचे वाला जो एरिया है व्हील सिलेंडर का वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इसके, है ना। यहाँ पे जो एरिया इसका होगा कम होगा, मैंने डायग्राम में ज्यादा बना रखा है, लेकिन इसका एरिया कम होगा और इसका एरिया होगा ज्यादा। तो यहाँ पे भी वही काम होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला, यहाँ पे इसका एरिया होता है वो ज्यादा होता है, तो ए इज मोर देन ए। तो आपका जो हाइड्रोलिक लिफ्ट में केस हो रहा था वही केस यहाँ पे भी होने लगेगा। तो यहाँ पे भी जो है ऐसे ही केस होने लगेगा, या फोर्स जो है ज्यादा लगने लगेगा। आप कम फोर्स लगाओगे और आपको आउटपुट में ज्यादा फोर्स मिलेगा, जैसे आपको अपवर्ड आपको ज्यादा मिला था, तो ऐसे यहाँ पे होगा कि आप तो लगाओगे फोर्स कम और आपको मिलेगा ब्रेकिंग फोर्स ज्यादा। तो इसको यूज करके हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये? यस सर। देखो कितने वो है पास्कल लॉ, कैसे कैसे ड्राइव हुआ, उससे क्या क्या एप्लीकेशन निकाली लोगों ने। अब जो है एक बार हम लिक्विड की डेंसिटी में करता है कि सॉरी लिक्विड का प्रेशर कहता है कि डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो एक बार सर वो पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए, स्क्रीनशॉट नहीं लो, हो गया सर। ओके। एक बार पिछली वाली स्लाइड दिखाना। तो सर जो इसमें जो मतलब सर जो ब्रेक शू है वहां पे तो प्रेशर फोर्स जाते हैं सर, जो आगे भी मतलब आगे भी जा रहा है क्या फोर्स प्रेशर? आगे तो प्रेशर यहाँ चला जाएगा ना, फिर तो आपने जो प्रेशर यहाँ बढ़ाया वो अगले टायर पे चला जाएगा। अगला टायर भी ऐसे लगा हुआ ना यहाँ पे, अगले टायर में ऐसे होगा, वहां भी ऐसे कुछ होगा। सर जो ये सेकंड पिस्टन है, फिर इसकी लेवल हमें उसके फर्स्ट वाले के इक्वल या उसके नीचे रखनी पड़ेगी ना, प्रेशर जिससे ज्यादा हो। ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, आप क्या बोल रहे हो, ये कंपेयर कर रहे हो? तो जो सेकंड वाला पिस्टन है वो या तो फर्स्ट वाले के लेवल पे हो या फिर उससे नीचे हो, मतलब उसके ऊपर नहीं कर सकते हैं ना। ऊपर भी कर सकते हैं, हो सकता है, लेकिन होता नहीं है यूजुअली, लेकिन हो सकता है, होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक्चुअली हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे जो काम हो रहा है वो चेंज इन प्रेशर के कारण हो रहा है। प्रेशर जो इसका होगा वो तो ऑलरेडी उसके कारण तो डायमेंशन इसकी बनी हुई है, जो ये डायमेंशन आ रही है सारी, ये जो ऐसे रुका हुआ है यहाँ पे, तो प्रेशर के कारण हो ही रहा है, जो भी इसका प्रेशर का फैक्टर तो है ही ऑलरेडी। आपको कंसर्न क्या करना है, चेंज इन प्रेशर। आपने यहाँ पे चेंज कितना किया प्रेशर, जितना आपने चेंज किया उतना यहाँ पे चेंज होगा, उसके कारण ये शू मूव करेगा, है ना। तो प्रेशर फैक्टर नहीं है यहाँ पे, चेंज इन प्रेशर इज द फैक्टर। सर अच्छा मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे स्प्रिंग का रोल क्या है भाई, इसने जैसे मान लो आपने फोर्स लगाया तो ये ऐसे खुल गया, ऐसे आपका ये ऐसे था और ये खुल के जो है कुछ ऐसे हो गया, जैसे आपने फोर्स लगाया, ब्रेक शू ऐसे आ गए, तो इसको वापस भी तो लाना पड़ेगा। तो वापस लाने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग होता है, नहीं तो पूरा खुल ही जाएगा, नीचे गिर जाएगा खुल के। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है जो इसको अपनी पोजीशन पे मेंटेन करने की कोशिश करता है, नहीं तो क्या होगा, पिस्टन पूरा बाहर आ जाएगा यहाँ से निकल के। अगर ये स्प्रिंग इसे दोबारा इधर को फोर्स नहीं लगाएगा तो पिस्टन इसको बाहर निकाल के पूरा ही खोल देगा, चलो आपका खुल ही जाएगा पूरा रिंग वगैरह। तो इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग भी हमने यूज किया है। स्प्रिंग का फंक्शन ये है कि इसको दोबारा अपनी जगह पे लिया है। यस, आप पूछिए, कोई डाउट पूछ रहा था? सर जैसे सेकंड व्हील पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही सर उतना ही फोर्स फर्स्ट व्हील पे भी लगेगा? हाँ, अगर आपके एरिया वगैरह सेम है, सारी डायमेंशन वगैरह सेम है आपकी, तो फिर सेम लगेगा। ओके सर। क्योंकि पास्कल लॉ ये कहता है कि प्रेशर मेरा हर जगह बराबर ट्रांसफर होगा, चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर यहाँ जितना ट्रांसफर होगा उतना यहाँ भी होगा। अगर आपका फिर एरिया वगैरह सेम है यहाँ पे तो फोर्स भी सेम आएगा। सर अगर हम ये ऊपर की साइड लगा दें सेकंड वाला पिस्टन, तो उसमें हमें फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी ना फर्स्ट वाले पिस्टन से, क्योंकि नीचे तो mg भी होगा, तो इसमें थोड़ा कम लगेगी शायद। ऊपर अगर आप लगाओगे तो उसमें लगाओगे क्या मतलब, फिर ये होगा आपको पहले तो यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा प्रेशर। अगर मान लो आपने कोई ब्रेक नहीं लगाया और आपका पिस्टन यहाँ पे है ये वाला एक,
ऊपर है और आप कह रहे हो कि ये वाला नीचे है ऐसे, तो उस केस में पहले तो ये हुआ कि इसका जो फोर्स होगा वो इस पिस्टन को बाहर धकेलेगा। इसको पहले इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो ये बाहर आ जाएगा, सारा निकल जाएगा लिक्विड आपका बाहर। यस सर, वही मतलब एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी ना हमें इसमें तो फोर्स। मान लो आपने कोई मैकेनिज्म बना लिया, आपने कोई यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह लगा के बैलेंस कर लिया सपोज, ठीक है। तो अब ये आपने कोई ब्रेक नहीं लगाया, तो कंडीशन ये है आपकी। यस सर। और आपका ये जो शू वगैरह अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है। यस सर। अब क्या होगा, आपने यहाँ पे जो प्रेशर लगाओगे उसके कारण से ये पिस्टन मूव करेंगे आपके। यस सर। तो यहाँ पे जो पिस्टन को मूव करने के लिए प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है, आपको क्या लग रहा है टोटल प्रेशर है जो अब इंक्रीज किया आपने प्रेशर वो है? राइट, टोटल तो आपने बैलेंस कर दिया ना स्प्रिंग वगैरह लगा के, तो आपने खत्म कर दिया उसका इफेक्ट। तो सर स्प्रिंग भी तो हमने लगाया ही है ना, वो भी तो एक्स्ट्रा ही हो गया। नहीं, आपने जब ब्रेक कौन लगा रहा है? आप तो ब्रेक लगाते हो ना, आदमी तो ब्रेक लगाएगा, कार वाले ने क्या लगाया उससे मतलब नहीं है ना, वो तो अपने फोर्स से मतलब है, पैर से इतना फोर्स लगा सकता हूँ। यस सर। तो स्प्रिंग ऑलरेडी बैलेंस कर रहा था सारे फोर्सेस को, उसके जो फोर्स थे प्रेशर के कारण तो बैलेंस हो रहे थे पहले ही। अब आपने जो एडिशनल फोर्स लगाया वो ये लगाया, उसके कारण ये मूव करेगा फिर। तो अब जो मूवमेंट है वो इस डेल्टा पी के कारण है ना, पी के कारण थोड़ी है, पी तो आपने स्प्रिंग से बैलेंस कर दिया के एक्स से उसके। ओके सर। ठीक है, तो हाँ, तो इसलिए हम लोग जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीज इन प्रेशर या डिक्रीज इन प्रेशर। अगर डिक्रीज हो वो भी चेंज हो। यस, डाउट पूछो कोई? नहीं सर, क्लियर हो गया। अच्छा, अब पूरी कार मत बनाओ यार, मुझे मैकेनिकल इंजीनियर थोड़ी हूँ मैं। कोई कार बनाओ, कार का प्रिंसिपल बनाओ पूरा ही, मैकेनिकल वाले बता देंगे आपको ढंग से कार का प्रिंसिपल कैसे कैसे काम करता है। चलो ओके, मैं क्या बात कर रहा था? हाँ, प्रेशर जो है मैं कहता आपका डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना, तो चलो वो निकालते हैं। तो आई थिंक ये हमारा क्लियर हो गया, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, इसका प्रूफ था ये, पास्कल लॉ, इसका प्रूफ और एप्लीकेशन। अब जो है बात करते हैं, जो हमारा लिक्विड होता है उसका प्रेशर कितना होता है। तो प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एक लिक्विड पकड़ लो, एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर पानी भर दो, h हाइट तक का मान लो, h हाइट तक का पानी भर दो, इसका एरिया मान लो a है, बॉटम का एरिया a है, तो इसका एरिया कांस्टेंट है थ्रू आउट, एरिया a है। ऐसे मान लो, ऐसे मान लो। सिंपल क्यूब भी तो बनाना है ना। क्यूब बना लो या क्यूबॉइड बना लो, व्हाटएवर यू वांट यू कैन मेक। ठीक है, मैंने लिक्विड मान लो यहाँ तक भर दिया h हाइट तक, है ना, h हाइट तक मैंने लिक्विड भर दिया, तो h हाइट तक लिक्विड ऐसे दिखेगा मुझे भरा हुआ। ठीक है, अब मैं इसका फोर्स निकालता हूँ कि ये बॉटम पे कितना फोर्स लगाएगा, और एरिया तो मुझे पता है a है। तो बॉटम पे फोर्स निकालने के लिए मुझे पता है कि इस लिक्विड को अगर मैं देखूं, ये लिक्विड जो है इस पे फोर्स कौन सा काम कर रहा है, इस लिक्विड पे, इस लिक्विड को अगर मैं देखूं तो इस लिक्विड पे दो फोर्स काम कर रहे हैं। कौन कौन से बता सकते हो आप? ये तीन फोर्स जो भी काम कर रहे हैं इस लिक्विड पे, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं इस लिक्विड एलिमेंट को अगर मैं देखूं तो? सर एक तो mg सर और सर ये वो प्रेशर इनटू एरिया वाला जो फोर्स है वो प्रेशर, प्रेशर यहाँ से भी काम करेगा, यहाँ से भी करेगा, सब डायरेक्शन से करेगा। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन तो प्रेशर भी है ना यहाँ पे, प्रेशर नॉर्मल रिएक्शन ही तो है भाई, एक्शन रिएक्शन ही तो है। आपने जब पानी भरा, पानी ने उस पर नॉर्मल फोर्स लगाया वेसल पे, और वेसल ने उस पर प्रेशर लगाया उल्टा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन ही है। यस सर, ओके। तो ये फोर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाले फोर्स आपस में बराबर होंगे, माने आपको अगर ये बराबर ना भी मानो, नहीं मानते हम बराबर हैं, हम ये मानते हैं कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। चलो अगर मैं इसका वर्टिकल इक्विलिब्रियम देखूं तो मेरे दो फोर्स लग रहे हैं इस पे, एक तो बॉटम से लग रहा है ये P, है ना, और एटमॉस्फेयर का ही मान लो, आप मान लो एटमॉस्फेयर का मानना चाहते हो, P0 मान लो, ऊपर से एक लग रहा है P0, एक फोर्स ऊपर से लग रहा है
एक बॉटम से लग रहा है, 2 फोर्स प्रेशर के कारण और 1 फोर्स mg के कारण, ये 3 फोर्स लग रहे हैं, इनके कारण ये रेस्ट में है। यहाँ पे बायन फोर्स नहीं लगेगा? नहीं, बायन तो तब लगेगा ना आप कुछ डुबाओगे इसके अंदर, कोई चीज डुबाओगे तो। ओके सर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये डेल्टा वाटर वाई। किस पे है क्या? ये चीज क्या है, ये वाटर है पूरा, ये मैंने वाटर को बाहर निकाल दिया। अच्छा ओके सर। तो डेल्टा एफ वाई 0 है, डेल्टा एफ वाई क्या हो जाएगा मेरा, अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स क्या है मेरे, पी नॉट इंटू ए डाउनवर्ड है, एम जी डाउनवर्ड है और पी ए अपवर्ड है। आई कैन राइट पी नॉट ए प्लस एम जी इक्वल टू पी ए। अब एम जी इसको क्या लिख सकता हूँ, पी नॉट ए प्लस एम जी क्या होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा मेरा, एरिया इंटू हाइट हो सकता हूँ, ए एच इंटू रो इंटू जी इक्वल टू पी ए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर कैंसिल कर दूं एरिया, तो व्हाट आई एम गेटिंग दैट P माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच। या तो ये बोल सकते हो या फिर P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच भी बोल सकते हो। तो आपका जो प्रेशर है बॉटम पे वो कितना लग रहा है, यानी यहाँ पे पी नॉट प्लस रो जी एच। ठीक है, इसमें 2 फैक्टर है, एक पी नॉट एक रो जी एच। पी नॉट प्रेशर किसके कारण लग रहा है, एटमॉस्फेयर के कारण, क्योंकि ये पास्कल लॉ की तरह समझो इसे भाई। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ से फोर्स लगा तो ये हर जगह ट्रांसमिट होगा, तो हर जगह अगर ये ट्रांसमिट होगा तो यहाँ भी ट्रांसमिट होगा नीचे भी, तो नीचे आके पी नॉट लगने लग गया। तो पी नॉट फोर्स तो किसके कारण आया, एटमॉस्फेयर के कारण। और जो बाकी लिक्विड बचा उसके कारण कितना प्रेशर आया, इतना रो जी एच। तो अगर आप केवल लिक्विड का प्रेशर लोगे तो कितना आता है हमारा प्रेशर बाय द लिक्विड, अगर लोगे तो कितना आएगा, रो जी एच। क्लियर है? यस सर। किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एंड ये क्या है, हाइट ऑफ हाइट ऑफ लिक्विड बोल सकते हो आप अबव दैट पॉइंट, या फिर आप बोल सकते हो डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द लिक्विड सरफेस। डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द लिक्विड सरफेस। तो जब आप यहाँ पे पॉइंट लोगे तो एच ये लेंगे हम फिर। तो डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द लिक्विड सरफेस अगर आप यहाँ पे लोगे तो यू विल टेक दिस एच, दिस इज आवर एच। क्लियर? ठीक है, तो हमारा ये डेरिवेशन आया निकल के। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मान लो एक कंटेनर है चौड़ा और इस पे एच लिक्विड का पानी भरा है, और एक कंटेनर है ऐसा पतला, इस पे भी एच का पानी भरा है, तो क्या प्रेशर दोनों के बॉटम में सेम होगा या डिफरेंट होगा? तो हाइट पे सेम डिपेंड होगा। एच सेम है दोनों का, एच सेम बस है, सेम होगा। सेम होगा। अगर मैं फोर्स निकालूं बॉटम पे तो सेम होगा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा कौन सा ज्यादा होगा? क्योंकि सर F1 क्योंकि फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो फोर्स हमारा डिफरेंट हो सकता है बॉटम पे, बट हमारा प्रेशर सेम होगा अनटिल अनलेस आवर हाइट इज सेम। ठीक है, चाहे ये ऐसा हो चाहे ट्यूब हो पूरी एक पानी की, अगर इसका भी आपने हाइट एच तक पानी भरा तो इसका प्रेशर भी यहाँ बॉटम पे जो यहाँ पे आएगा दैट विल बी सेम। ठीक है, प्रेशर सेम कैसे होगा अगर फोर्स वेरी कर रहा है तो? क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। इस केस में आपका फोर्स ज्यादा है लेकिन एरिया भी ज्यादा है, तो प्रेशर सेम आया। इस केस में प्रेशर जो आया, इस केस में क्या हुआ, फोर्स भी कम आया एरिया भी कम आया, तो उसका रेशो सेम आ गया दोनों केस में, तो हो सकता है। ठीक है सर पर दोनों का प्रेशर तो सेम नहीं आया ना? आया तो आपने लिखा नहीं है P1 इक्वल टू P2। पर अगर दोनों में फोर्स ही वैरी कर रहा है तो फिर कैसे आएगा सेम?
क्योंकि प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है ना, तो एक केस में आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे प्रेशर, अगले केस में क्या लिखोगे, एफ डैश बाय ए डैश। ओके सर। तो ये बराबर आएगा, ठीक है, हमारे फॉर्मूले से आ रहा है बराबर है। ओके चलो ऐसा भी पूछे थे कई बार कि ऐसा कंटेनर है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, सबका एरिया सेम है, बॉटम एरिया, पानी की हाइट सेम है, फोर्स क्या है, बराबर या डिफरेंट? इक्वल। सेम है। सर डिफरेंट आना चाहिए। क्यों होना चाहिए डिफरेंट? क्यों होना चाहिए? सर क्योंकि वॉल्स भी तो कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगी, पहले वाले केस में वो नीचे की तरफ लगाएंगी और सेकंड वाले केस के अंदर वो ऊपर की वो तरफ लगाएंगे, तो अच्छा फोर्स फिर डिसबैलेंस में जाएंगे। गुड, अच्छा सोचा आपने। लेकिन इसमें होता क्या देखो, लेकिन हमारा फॉर्मूला तो ये बोल नहीं रहा ना, मैं भी कंसेप्चुअली समझाता हूँ कॉन्सेप्चुअली क्या हो, जब कॉन्सेप्चुअली पूछ रहे हो। लेकिन फॉर्मूला अगर मैं देखो तो फॉर्मूले से बराबर आएंगे, है ना, क्योंकि फोर्स हमारा प्रेशर इनटू एरिया होता है, प्रेशर आपका रो जीएच होता है, हाइट सेम है, तो फोर्स तीनों बराबर आएंगे, है ना, फॉर्मूला वाइज। कंसेप्चुअली आप जो बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि ये वाली बॉल ऐसे लगाएगी लिक्विड पे फोर्स, ये वाली बॉल ऐसे लगाएंगी और ऐसे लगाएंगी, और जो ये वाली बॉल है वो ऐसे लगाएंगे, ये बोलो। यस तो आप क्या कह रहे हो कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगा बॉटम पे, वो क्या होगा, वो जितना फोर्स ये वॉल लगाएगी वो भी होगा, प्लस क्या होगा, ये जो फोर्स लगेगा बॉटम पे प्लस वेट होगा, करेक्ट, ये भी होगा ना। तो फोर्स बाय द बॉल प्लस वेट ऑफ द लिक्विड, अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचो। अब इस केस में क्या है, फोर्स ऑफ द बॉल के कारण प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट ऐसे आएगा, और इस वाले केस के कारण क्या होगा, प्रेशर सर घटेगा। प्रेशर घटेगा, क्योंकि इसका कंपोनेंट ऐसे आएगा, तो प्रेशर यहाँ घटेगा, और इसके कारण क्या होगा, वो उस पर कोई मतलब डिपेंड नहीं होगा ना, क्योंकि वो तो नो इफेक्ट, प्रेशर कोई कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। ये क्लियर हुआ? यस सर। अब आपको क्या लग रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड बराबर होगा तीनों केस में? अरे हाँ सी यस सर, वो डिफरेंट होगा। हाँ कहाँ पे सब मैक्सिमम होगा? सर मैक्सिमम तो W2 होगा और मिनिमम W1 होगा। ठीक है, तो W2 सबसे ज्यादा है आपका, और फिर आपका W3 है, फिर आपका W1 है, तो यहाँ वेट भी सबसे ज्यादा है, और Yes, sir. आपके रिएक्शन कुछ वेट को बैलेंस कर रहे होंगे। और नहीं होगा मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम होगा W1। W1 कैसे मैक्सिमम होगा भाई, हाइट सेम है, हाइट तो सेम है ना, यस सर। तो W2 मैक्सिमम होगा, फिर W3 आएगा, फिर W1 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे वेट इसका ज्यादा है, लेकिन W मैक्सिमम कैसे होगा समझ नहीं आया। एक मिनट को मैं कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे जो W2 होगा, यहाँ पे मान लो ज्यादा है, तो आपका यहाँ पे फोर्स भी इसको बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे W कम है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स मिल गया आपको, और यहाँ पे W इन बिटवीन है, W3 जो इन बिटवीन है, लेकिन यहाँ फोर्स कुछ नहीं मिला, तो उस कारण से ये तीनों मिला के बराबर आ जाते हैं। फाइनली जो उनका बनता है हिसाब किताब, तीनों बराबर आते हैं। क्लियर हुआ ये जो यस सर। अच्छा, मैंने केवल एक ही चीज देखी थी, वो दूसरी चीज उसमें उल्टी हो गई। कोई बात नहीं, आपने देखा, दैट इज गुड, आपने ऑब्जर्व किया ना, दैट इज गुड, ये ऑब्जर्व करना जरूरी है। हाँ, अब आप बोल रहे थे W, कौन पूछा था W ज्यादा कौन सा होगा आपके हिसाब से? सर 2 1 1 ज्यादा होगा भाई। तीनों का देखो एरिया सेम लिखा था ना मैंने, एरिया सेम था तीनों का, एरिया सेम मतलब ये सेम है। अब जो मैं अगर तीनों कंटेनर को एक ही जगह बनाता हूँ, तो मैं अगर 3 वाले कंटेनर को बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा 3 वाला,
है ना। अगर मैं 2 वाले को बनाऊंगा, एरिया सेम है, 2 वाला ऐसे बनेगा, तो सेम हाइट पे अगर मैं भरूंगा, और तीसरा वाला अगर मैं बनाऊंगा तो ऐसे बनेगा, मैंने पहले वाला। तो अगर तीनों का पानी बराबर भरूं तो आपको क्या लग रहा है, कहाँ पानी सेम हाइट पे भरूं तो किसमें पानी ज्यादा आएगा, 2 में, 3 में कि 1 में? तब 2 में आएगा ना, क्योंकि एरिया सेम है। और समझ में आया? सर तो यहाँ पे W क्या है जो आपने लिखा है? W वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द लिक्विड था ना ये। यस सर, समझ आ गया। चलो, तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा ये आया कि तो फोर्स, जो प्रेशर है वो रो जी एच है, एच पे डिपेंड कर रहा है, एच इज द डेप्थ फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है, फ्री सरफेस। तो यहाँ फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है तो वो मैं आपको बताऊंगा। अगर तीनों में वेट वेरी कर रहा है तो फिर फोर्स इक्वल कैसे होगा? क्योंकि एरिया वेरी कर रहा है ना, अभी तो बताया था। सॉरी, एरिया वेरी नहीं कर रहा, इसमें एक्चुअली ये वाला फोर्स है ना जो, वो भी तो है कुछ भाई, फोर्स यहाँ से तो लग रहा है दीवार से, यस सर। वो बैलेंस कर रहा है इसको, वो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। यहाँ पे वेट ज्यादा है आपका, ये वेट ज्यादा था आपका W2, यहाँ पे इसके कुछ वेट को ये बैलेंस कर रहा है, बाकी वेट को ये बैलेंस कर रहा है। ओके सर, इसलिए ठीक है। चलो, अब देखो आपने जो निकाला P इक्वल टू रो जी एच निकाला, और कैसे निकाला आपने, एलिमेंट मान के निकाला, ग्रेविटी वगैरह मान के निकाला, ठीक है। एलिमेंट को आपने रेस्ट में माना, ओके। अगर मान लो रेस्ट में ना होता तो क्या होता, तब क्या लिखते हैं इक्वेशन, जो आपका एलिमेंट आपने माना, आप लिखते हैं यहाँ पे P नॉट, यहाँ पे आप लिखते हैं मान लो P नॉट प्लस P लिखते हैं मान लो, और फोर्स mg लिखते हैं। अब क्या इक्वेशन लिखते हैं आप, पीछे तो आपने इक्वेशन लिखी, एक मिनट में पीछे, एक मिनट एक्स पीछे, डायरेक्शन में मास इनटू एक्सीलरेशन आ जाता है। करेक्ट। तो देखो इक्वेशन में क्या लिखते हैं हमने, फोर्स बैलेंस किए थे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बैलेंस किए थे। यहाँ क्या होगा, बैलेंस नहीं होगा, यहाँ क्या आएगा, F इक्वल टू ma आएगा, F इक्वल टू ma। तो यहाँ पे F कितना हो जाएगा, F a इसका मान लो इधर को है सपोज, तो मैं क्या लिखूंगा, F इक्वल टू ma लिखूंगा, क्या लिखूंगा, P नॉट इंटू a प्लस mg, डाउनवर्ड फोर्स ये होगा मेरा, माइनस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू ma, ये सही है? यस सर। यही आएगा ना। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये बनेगा आपका mg, P नॉट ए से P नॉट ए कट जाएगा, mg माइनस PA इक्वल टू ma। एक मिनट, P नॉट प्लस mg डाउनवर्ड फोर्स ले लिया हमने, P नॉट प्लस ए, हाँ ठीक है, ma आया, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो P की वैल्यू आई, P की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, P अगर मैं निकालूंगा, पहले मैं इसको वो कर लेता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, और mg है ये, तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा mg माइनस ए इक्वल टू P इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अब m को वही लिखोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट इंटू डेंसिटी, ये मास आ गया आपका, इंटू g माइनस ए करोगे, ये आएगा, एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर कितना आया, रो एच जी माइनस ए, पहले कितना आया था, रो जी एच, अब आया रो एच जी माइनस ए। ये क्लियर हुआ कैसे आया ये, F इक्वल टू ma लिखा मैंने, F मैंने फिर डाउनवर्ड फोर्स लिया, डाउनवर्ड फोर्स इसके कारण होगा, और mg के कारण दो फोर्स होंगे डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड फोर्स दोनों हुए, माइनस अपवर्ड फोर्स इसके कारण होगा, उसको माइनस किया तो ma के बराबर कर दिया उसे। ये पूरा फिर से एक्सप्लेन कर दो, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मैं अच्छा कर रहा हूँ एक्सप्लेन, अब आवाज आ रही है आपको? ऐसे दबा आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने F इक्वल टू ma यूज किया, और मेरा जो फोर्स है, मेरा जो एक्सेलरेशन है किधर को डाउनवर्ड है, तो मैंने फोर्स अपने डाउनवर्ड लिए, एक्सेलरेशन मेरा डाउनवर्ड है, तो मैंने फोर्स भी डाउनवर्ड लिए। डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा मेरा, P नॉट प्लस mg, मैंने लिखा P नॉट एरिया इंटू mg, फोर्स तो P नॉट इंटू एरिया होगा,
प्लस एम जी, डाउनवर्ड फोर्स आया, माइनस किया अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कौन सा होगा? ये वाला, अपवर्ड फोर्स ये वाला होगा। दिस इनटू एरिया किया तो नेट फोर्स आ गया, डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा नेट? दिस माइनस दिस, ये किसके बराबर होगा? एम ए के। अब मैंने यहाँ पी नॉट ए से पी नॉट ए काट लिया, तो मेरा जो बचा एम जी माइनस पी ए बचा इक्वल टू एम ए को मैं एम ए को मैं यहाँ लिया है तो एम जी माइनस ए हो गया इक्वल टू पी। तो पी कितना आ गया मेरा? रो एच जी माइनस ए। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ? रो जी माइनस ए आएगा। यस सर। यस सर। इस केस में क्या आएगा अगर मैं प्रेशर निकालूंगा तो? सर वहां पे g माइनस ए की जगह g प्लस ए आ जाएगा। तो कुछ याद आ रहा है पुराना पड़ा हुआ? यस सर, यहाँ पे हम g इफेक्टिव ले लेंगे। करेक्ट, वी कैन राइट प्रेशर इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इनटू एच। ठीक है, रो जी इफेक्टिव इनटू एच। ये लिफ्ट वाला केस होगा, आपको ध्यान होगा लिफ्ट में एम जी प्लस ए एम जी माइनस ए होता है। सर ये p इक्वल्स टू रो h g माइनस a कैसे आया? अभी तो सॉल्व किया है, यहाँ से सॉल्व करके नहीं आया, आपके सामने तो सॉल्व किया था अभी। m कहाँ गया? क्या कहाँ गया? एम, यस सर। एम हमारा मास है ना, मास को फिर वही लिखेंगे डेंसिटी टू वॉल्यूम। डेंसिटी रो है, वॉल्यूम हमारा एरिया इंटू एच हो जाएगा। एरिया से एरिया कट गया, मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करोगे, वही तो करोगे। ठीक है, ओके सर। तो हमारा जो फाइनल आया प्रेशर इक्वल टू रो जी इफेक्टिव इनटू एच आया। दिस इज माय प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फ्लूइड। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। करेक्ट। सर एक बार वो लास्ट स्लाइड दिखा दें। लास्ट स्लाइड? अरे यार मैंने बैक का बटन दबाया और ये कल वाला कोई केस हो गया, अब ये उड़ा देगा सब कुछ। देखो जरा सेव करता नहीं करता, उड़ा क्यों रहा है आजकल। ये इसकी स्लाइड ले लो, एटलीस्ट इसकी पिक ले लो, नहीं तो ये भी उड़ जाएगा अभी। ये सर ये सर हो ले गया, ये हो सर गया। यहाँ पे p इक्वल्स टू रो g इफेक्टिव h कैसे आया? आपका जो यहाँ पे रो जी एच आया ना, फॉर्मूला क्या आया था? पहले रो जी एच आया था, अब आपने Yes. इसको एक्सेलरेट किया तो फॉर्मूला क्या है? रो एच जी में से आया जब नीचे एक्सेलरेट किया, यस सर। और जब ऊपर एक्सेलरेट करोगे तो रो जी यहाँ पे आ जाएगा रो एच जी प्लस ए, है ना? यहाँ पे देख रहा है रो ए आ रहा है, जो रो एच जी प्लस ए आ रहा है ना। यस सर। तो या तो g आएगा या g माइनस ए आएगा या g प्लस ए आएगा, डिपेंडिंग ऑन द एक्सेलरेशन। अगर नीचे को एक्सेलरेशन है तो g माइनस ए आया था, और ऊपर को एक्सेलरेशन लोगे तो g प्लस ए आएगा। सर ऊपर वाला एक्सेलरेशन में g प्लस से कैसे आएगा ये समझ वो ड्राइव करना पड़ेगा इसको, जैसे आपने ये ड्राइव किया है, जैसे आपने ये वाला ड्राइव किया है नीचे वाला केस, वैसे ऊपर वाला ड्राइव करना पड़ेगा आपको, वहां से आएगा। जैसे कि जब नीचे था एक्सेलरेशन तब तो हमने ऐसा कुछ किया नहीं था। क्या नहीं किया था? ड्राइव नहीं किया हमने तब? इससे डिराइव तो किया था पर तो ड्राइव करके क्या आया था आपका? रो जी, ओके सर ओके। ये तो आया था g माइनस ए आया था, यहाँ पे g प्लस ए आ जाएगा जब उल्टा कर दोगे उसे एक्सेलरेशन को, यस सर यस सर। तो उसको हम g इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। वर्किंग सेव करेगा ये, एक मिनट सेव करना तो हो जाएगा सब कुछ।
कंट्रोल एस। देख लो आप लोगों ने एक बैक कराया और ये हो गया। सर एक डाउट था बोलो। सर, जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर जो ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो माइनस जी, सर 2 मिनट, हाँ सर, वो माइनस जी एम स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वायर कैसे होगी वो समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, आर वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और जो कैपिटल आर है वो रेडियस है। आप लोग उस ग्रुप में डाल देना, जो ग्रुप आपने बनाया ना, वो आपने ग्रुप में बोले थे ना, यस उस ग्रुप में डाल देना एक बार। ओके सर। सर आपको जो सर आपका नंबर ही नहीं आ रहा था सर उसमें। नंबर नहीं आ रहा? क्या नंबर लिखा है नो आपने? वो सर आकाश ने लिखा था, वो भी है नहीं इसमें। एक बार लिख लो आप नंबर 99। एक मिनट। यस सर बोलिए। 99 यस सर। 71 71 415 क्या सर 415? 415 यस सर। 409। यस सर हो गया। एक चलो इसको मैं 1 मिनट रीस्टार्ट कर रहा हूँ, अभी आपको कनेक्ट हो रहा हूँ दोबारा, रुको 1 मिनट। वो सर हमारी मैथ्स की क्लास है, हम लेफ्ट हो सकते हैं। अच्छा क्लास है, चलो ठीक है, फिर यहीं पे रुकते हैं, अभी इसको कल देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। गुड नाइट सर। चलो गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल।